अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में विक्ट्री डे सीज फायर को लेकर अच्छी खबर आई तो रूस के ऊपर यूक्रेन पर बड़ा हमला करने का आरोप लग गया है। दावा किया जा रहा है कि इन हमलों में पिछले 2 दिनों में यूक्रेन में 27 लोग मारे गए हैं। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की इसको लेकर काफी बौखलाए हुए हैं और रूस पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में विक्ट्री डे सीज फायर को लेकर भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। आइए आपको ताज़ा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। पुतिन को सिर्फ सैन्य परेड की परवाह है, इंसानों की नहीं। यह आरोप है यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा का। पिछले 4 साल से रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में नए और अलग तरह के संघर्ष विराम की घोषणा हुई थी। दोनों देशों ने अलग अलग समय पर सीज फायर का ऐलान किया था, लेकिन इसके लागू होने से पहले ही भारी खून खराबे ने स्थिति को पटरी पर लाने के बजाय और बिगाड़ दिया है। यूक्रेन बिफरा हुआ है कि रूस ने हमारी दरियादिली का जरा भी सम्मान नहीं किया। यूक्रेन का कहना है कि रूस के अनुरोध पर बुधवार की रात से सीजफायर लागू करने का फैसला किया गया था, लेकिन रूस ने खार्किव समेत दूसरे स्थानों पर हमला कर इसका घोर उल्लंघन किया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री का कहना है कि रूस के इस कदम से पता चलता है कि उसने शांति को नकार दिया है और 9 मई को युद्ध विराम के लिए उसकी झूठी अपील का कूटनीति से कोई लेना देना नहीं है। रूस ने विक्ट्री डे की वर्षगांठ से पहले यूक्रेन पर शुक्रवार और शनिवार को किसी तरह का हमला नहीं करने का ऐलान किया था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि इस दौरान मॉस्को में होने वाले समारोहों को निशाना बनाया गया तो कीव को बख्शा नहीं जाएगा। इसके जवाब में यूक्रेन ने बुधवार आधी रात से अनिश्चितकालीन समय के लिए युद्ध विराम का अपना प्रस्ताव रखा और रूस से भी ऐसा ही करने का आग्रह किया। साथ ही राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह भी कहा कि किसी भी आक्रामकता का जवाब उसी अंदाज में दिया जाएगा। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने मंगलवार शाम से ही हमले शुरू कर दिए थे और यह सिलसिला सुबह तक जारी रहा। इस दौरान 2 बैलिस्टिक मिसाइलें, 1 क्रूज मिसाइल और 108 ड्रोन दागे गए। 7 रिहायशी इमारतें रूसी हमले की जद में आईं। वहीं मंगलवार को रूसी सेना ने ज़ैपोरिज़िया में एक औद्योगिक अवसंरचना सुविधा को निशाना बनाया, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। पिछले 2 दिनों में रूसी हमलों में अब तक 27 लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि क्रेमलिन ने कीव द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम पर कोई टिप्पणी नहीं की है, सिर्फ 9 मई को होने वाले हमलों को रोकने की ही मांग की है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बुधवार आधी रात से 53 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। यह आंकड़ा पिछले दिनों की तुलना में काफी कम है। विक्ट्री डे रूस के लिए सिर्फ एक सैन्य परेड नहीं बल्कि राष्ट्रीय गौरव और इतिहास से जुड़ा बेहद अहम दिन है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941-45 के ग्रेट पैट्रियट वार में सोवियत संघ ने करीब 2.7 करोड़ लोगों को खोया था। यही वजह है कि यह दिन रूस के लिए सामूहिक स्मृति और देशभक्ति का प्रतीक बना हुआ है। पुतिन के 26 वर्षों के शासनकाल के दौरान इस समारोह को खूब लोकप्रियता मिली है। हाल के दिनों में यूक्रेन ने रूस के अंदर तक बड़े हमले किए। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए रूस ने समारोह में अपने आधुनिक हथियारों को प्रदर्शित नहीं करने का फैसला किया है। साथ ही किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए मॉस्को में इंटरनेट पर भी नकेल कसी गई है। अनिल कुमार तिरगुणायत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अनिल जी, ये जो रूस यूक्रेन के फ्रंट पे चल रहा है, जिस तरह से वहां पर सीज फायर की घोषणा हुई और यूक्रेन का ये आरोप है कि रूस लगातार हमले अब भी कर रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि दोनों के बीच बहुत ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है और प्रेसिडेंट पुतिन ने, चूंकि इस वक्त मई 9 को जैसा विक्ट्री डे परेड होती है और एक बहुत बड़ा समारोह होता है वहां पर, और उसमें यूक्रेन और रशिया दोनों, जो आज की डेट में यूक्रेन इंडिपेंडेंट कंट्री है लेकिन 1941 से 45 के बीच में वो सब सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, सबने उसके अंदर बहुत ज्यादा लोगों को खोया है। तो एक तरह से ये मैं समझता हूं कि जॉइंट सेलिब्रेशन होना चाहिए था दोनों देशों के बीच में इस तरह की बात को। लेकिन जिस हद तक एक दूसरे के प्रति मैं समझता हूं कि घृणा है या जिस तरह का एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज लोग सोचते हैं इस सिचुएशन में, उसको लेने की कोशिश की गई है और दोनों तरफ से ही अटैक हुए हैं। अब आप जानते हैं कि मिस्टर जेलेंस्की, प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो हैं, वो ये सोच रहे हैं कि उनके पास में अच्छे बड़े ड्रोन्स हैं, काफी दूर तक अंदर रशिया के अंदर 1000 किलोमीटर तक का उन्होंने अटैक किया है उनके रिफाइनरीज के ऊपर में, और रिटेलिएशन में रशिया ने भी किया। तो दोनों तरफ से रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स ज्यादा हो रही है और कोई इस वजह से उसको सीरियसली नहीं ले रहा है।
और जो सीज फायर की बात थी या जो जिस तरह का पीस डील की बात हो रही थी प्रेसिडेंट ट्रंप की, अब उसके ऊपर कोई ट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का पूरा ध्यान इस वक्त में जो है वो मिडिल ईस्ट की तरफ है। हालांकि उन्होंने अभी रशिया से प्रेसिडेंट से बात की है, दोनों प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके बीच में भी बातचीत हुई है कि किस तरह इसको रोका जाए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जब तक किसी तरह की पीस डील नहीं होती, जब तक किस तरह की प्रॉपर सिग्निफिकेंटली दोनों के बीच में बात नहीं होती, तो तब तक ये खाली स्टेटमेंट्स ही रहेंगे। लेकिन हो सकता है कि मई 9 को शायद है कुछ एक दिन के लिए शांति बरकरार रहे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से दोनों देशों की फोर्सेस हैं और आजकल ये बड़ा टेक्नोलॉजिकली डोमेन में चला गया है, लाइक ड्रोन्स का, मिसाइल्स का और आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये सब चल रहा है, नई तरह की चीजें। तो दोनों तरफ से ही मैं समझता हूँ अटैक्स हो रहे हैं और ये एक बड़ा सिचुएशन है जिसमें कहना आवश्यक है कि इसको रोकना चाहिए, लेकिन कैसे रोकेगा उसके बारे में बड़ी मैं समझता हूँ दुविधा है दोनों साइड में। सर, यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि हालांकि ये युद्ध जो है ये काफ़ी भीषण ये बना हुआ है, लेकिन अगर 9 मई को कुछ इस तरह की घटना घटती है तो क्या और तनाव वहाँ पर बढ़ सकता है? किस तरह के हालात उसके बाद बन सकते हैं? क्यों ये काफ़ी इसको लेकर के चिंतित है दुनिया? देखिए, चूंकि 9 मई को प्रेसिडेंट पुतिन ने काफी सारे देश के लीडर्स को बुलाया है, इंक्लूडिंग चाइनीज लीडर्स एंड सेवरल ऑफ देम फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड अदर प्लेसेस। तो अगर मान लीजिए वो लीडर्स वहां आते हैं, परेड होती है और उस वक्त में उसके ऊपर अटैक होता है, तो नेचुरली है कि रशिया उसको उसने थ्रेटन भी किया है और उसको बड़ी पूरी तरह से काफी उसका एस्केलेट हो सकता है लड़ाई का। लेकिन आशा यही करनी चाहिए कि कोई ये इस तरह की बात ना हो, ताकि शांति से निकल जाए और जल्दी से जल्दी किसी न किसी तरह से इसका हल निकाला जा सके। 4 साल से ऊपर इस लड़ाई को हो गए हैं, सारी दुनिया के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट हो रहा है और इस वक्त दूसरी लड़ाई ईरान वाली है, अगर वो भी नहीं रुकती है तो आप ये सोच लीजिए कि एक तरह का बहुत तनावपूर्ण स्थिति में दुनिया इस वक्त चल रही है। सर, एक सवाल हमारे दर्शक और जानना चाहते होंगे कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं इसमें, जब प्रेसिडेंट ट्रंप चुनकर अमेरिका में आए थे तो उसके बाद जिस तरह से यूक्रेन को लेकर के नीति बदली थी, तो ये माना जा रहा था कि यूक्रेन शायद कुछ कमजोर हो जाए, लेकिन यूक्रेन जिस तरह की जवाबी कार्रवाई कर रहा है या यूक्रेन जिस तरह से डटा हुआ है, इसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यूक्रेन का भी अपना मानना है कि हम अपनी स्वायत्तता के लिए लड़ रहे हैं, अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं और वो भी टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस कंट्री है। अगर आप ये देखें कि पहले 99 से पहले तो ये सारे 91 से पहले तो ये सारे कंट्रीज जो थे एक साथ थे सोवियत यूनियन के अंदर। तो कहीं पे फैक्ट्रीज थी, कहीं के ऊपर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस थे, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोवियत यूनियन। अभी इंडिपेंडेंट कंट्री हो गए हैं उसके बाद में, तो इंडिपेंडेंट होने के बाद में भी उनकी जो कैपेसिटीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं जो सोवियत टाइम्स की हैं, उसको इन्होंने और आगे बढ़ाया है। ठीक है सर। और पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो गए हैं इनके बीच में। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक ये रहेगा तब तक समस्या हटना बड़ा मुश्किल है। ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।